एक तो आपका एग्ज़ाम है भी, तो एक तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। दूसरा, आपको लंबे समय तक तैयारी करते करते हो गया है, तो उसके लिए भी जो है बीच में कई पड़ाव आते हैं, कई ऐसे पड़ाव होते हैं जो हमको विचलित करते हैं। अलग अलग जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं हमारे साथ में जो हमें कई बार विचलित करती है, और कई बार हमारी ताकत भी बनती है। जो हमारी कमियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, वही हमारी ताकत भी होती है। तो चूँकि ये सब अलग अलग है, हम सबका परिवेश अलग है, वातावरण अलग है, हम अलग अलग वातावरण में रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, इसलिए हम सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अलग अलग होती हैं। और ये जो तैयारी है ये बड़ी लंबी तैयारी है। यह है कि सफलता की खुशबू थोड़ी सी दूर से आने लगती है। जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में रिज़ल्ट जो आते हैं वो बताते हैं कि अब आप सफल होने वाले हो, ठीक है। तो सफलता थोड़ी दूरी से महसूस होने लगती है, उसकी खुशबू आने लगती है, ये बात तो तय है। लेकिन ये थोड़ी दूरी से सफलता महसूस होना और उसकी खुशबू आना, ये किसको समझ में आने लगता है? ये हम जैसे लोगों को जो लंबे समय से तैयारी करा रहे हैं उनको समझ में आने लगता है, और खुद को भी आने लगता है, आपको खुद को भी आने लगता है, क्योंकि आप भी परिपक्व होने लगते हो। शुरू में जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सी चीज़ें अनजान रहते हैं हम लोग उन चीज़ों से। और 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं। एक उत्सुकता रहती है, क्योंकि ये परीक्षा ग्लैमरस है, यानी कि इसके रिज़ल्ट आने के बाद आप जिस पद पे पहुंचते हैं उसमें थोड़ा सा ग्लैमर है, खास करके गाड़ी बंगला रुतबा जैसा ग्लैमर माना जाता है, इसलिए उसके प्रति एक उत्सुकता रहती है कि हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। ये सब उत्सुकता बाद में डर में बदल जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति घोषणा कर देता है कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, या उसमें उतर जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा कर देता है, तो बाद में धीरे धीरे उसमें एक थोड़ा सा डर हो जाता है कि क्या मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं इस सफ़र पे आगे तो बढ़ गया हूँ, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जो उत्सुकता है, इच्छाएं हैं, वो बाद में डर में बदलने लगते हैं। अब जिन लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैंने आपसे पहले भी कई बार बात की है, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि उनको कम उम्र में ही अच्छा गाइडेंस मिल गया था, किसी ने ठीक से बता दिया था कि आप ऐसे तैयारी कर लो, इस तरह से कर लो, तो वो तैयारी करने लगे थे, तो उनका डर थोड़ा कम हो जाता है। बल्कि कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि उनको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिल गया था, इस वजह से उन लोगों को डर न हो करके वो जो उत्सुकता है वो आश्चर्य में बदल जाती है। आश्चर्य किस प्रकार का हो जाता है? आश्चर्य ये हो जाता है कि क्या इतनी सरल परीक्षा है? कुछ लोगों के लिए बहुत सरल परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, बहुत पहले कम उम्र में ढाल लिया है, 8वीं में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, इस तरह से ढाल लिया है। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबें अब आप पढ़ रहे हो 21-22 साल की उम्र में ख़रीद करके। कई लोग 25 साल में तैयारी शुरू करते हैं, तो 25 साल की उम्र में एनसीईआरटी की किताबें खरीदते हैं। वो उसने अपने समय में पढ़ लिया, 10वीं में ही पढ़ लिया, 11वीं में पढ़ लिया। छोटी क्लासेस में वो बेसिक पूरी तैयारी कर चुका है।
तो उसको वो डर नहीं रहता, बल्कि उसकी उत्सुकता कहाँ बदल जाती है, आश्चर्य में बदल जाती है कि क्या ये इतनी सरल परीक्षा है, मैं तो इसे बहुत कठिन मानता था। और जिन लोगों ने पहले तैयारी नहीं की, अपने जीवन को पहले सजाया संवारा नहीं, वो देर से शुरू करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डर का माहौल होता है, क्योंकि वो उद्देश्य तो बना चुके हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, तो वो डरने लगते हैं कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं। और एक और तीसरी स्थिति होती है अति उत्साह। कुछ अति उत्साही होते हैं, वो भी खतरनाक स्थिति होती है। देखिए, डर भी ज़्यादा जो है वो आपको सफलता से दूर ले जाएगा। आश्चर्य तो उन लोगों को होगा कि जो सफल हो जाएंगे कम मेहनत में, लेकिन कुछ अति उत्साही होते हैं, टेस्ट में वो 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक ही नहीं करते, 45 तक पहुंचते हैं, 50 तक पहुंचते हैं, लेकिन अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा अति आत्मविश्वास होता है, अति उत्साह होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रॉस नहीं कर पाते। तो हमें बचना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा। एक और कैटेगरी होती है जो लायक भी हैं, जिनको समझ में भी आ रहा है एग्ज़ाम कैसे क्रॉस करेंगे, वो लायक भी हैं एग्ज़ाम के, वो डिज़र्व भी करते हैं, मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, उनको अगर मौका मिले तो वो मेहनत भी कर सकते हैं। इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो थोड़े से लाचार टाइप के होते हैं समय के, उन्हें नौकरी करना पड़ रही है, घर का कुछ काम करना पड़ रहा है, पारिवारिक काम करना पड़ रहा है। चूँकि ये परीक्षा समय मांगती है, तो एक समय जो है निरंतर उनको देना पड़ता है, तो वो समय जो है वो नहीं दे पाते, और समय नहीं दे पाने की वजह से वो इस परीक्षा को नहीं निकाल पाते। अदरवाइज़ उनको कोई समय मिल जाए, घर वाले छूट दे दें, नौकरी से छूट मिल जाए, तो इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो मैंने आपको कई कैटेगरी बता दी। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो लायक हैं, समय भी उनके पास है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस उनके पास नहीं है। उनके पास समय भी है, ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, देना चाहते हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़ने से घबराते भी नहीं, मेहनत करने से जी नहीं चुराते, किताबें समझ में आती है, मीडियम का इशू नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। केवल आर्थिक स्थिति ही प्रॉपर गाइडेंस का कमी का कारण नहीं है। कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि प्रॉपर गाइडेंस करेगा कौन, तो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, जैसे तैसे पैसा जुटाते भी हैं तो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। तो ये कई प्रकार की कैटेगरी मैंने इसलिए बताई कि आप जिस भी कैटेगरी में खुद को महसूस करते हो, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। देखिए, अभी कोरोना का समय आया था तो लोग जा रहे थे ना, तड़ातड़ लोग जा रहे थे, तो ऐसे समय तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ा ज़रूरी था। बच गए इस दुनिया में, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप बच गए तो खैर मनाओ। तो जो लोग बच गए वो भाग्यशाली हैं। तो मात्र जिंदा रहना ही अपने आप में क्वालिफाई होना है। तो फिर हम बहुत सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस क्यों बना लेते हैं, दूसरी तरह की क्यों बना लेते हैं कि जिससे हम कंपटीशन से दूर हो जाते हैं, जिससे हम इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने से बच जाते हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ क्यों बना लेते हैं? तो क्या हमको सारे डर, सारे भ्रम और सब चीज़ों से पीछा छुड़ा के तैयारी करने में नहीं भिड़ जाने चाहिए? क्योंकि अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो अपने सपने और परिवार के सपने, सबके सपने पूरे कर सकते हैं। नौकरी की तो समस्या नहीं, नौकरी तो लगी जानी है। क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो तैयारी करता है, एक बार इस तैयारी में उतरता है,
अच्छी तरह से जब तैयारी करता है तो स्टेट सर्विस तो डिज़र्व करता ही है, वो तो मिल ही जाती है उसको। ये सिविल सर्विसेज में भी टॉप रैंक नहीं लगा तो बिल्कुल नीचे कहीं कहीं 1000 लोगों में कहीं कहीं तो आप बैठ ही जाते हो, उसकी कोई समस्या नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि बहुत जल्दी या तो व्यक्ति अति उत्साह में आ जाता है या फिर हताश हो जाता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम समय में या बहुत कम उम्र में तैयारी करने लगे थे और जब सिलेक्शन हुआ तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी सरल परीक्षा थी, क्योंकि उनको डायरेक्शन मिल गया था, कम समय में डायरेक्शन मिल गया था। बहुत कम उम्र में उनको ये पता चल गया था कि हमको क्या क्या तैयार करना है। तो एक एग्जाम्पल से चलेंगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जाम्पल से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के एग्जाम्पल से चलेंगे। पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पॉलिटी का तैयारी करने के लिए। मैंने आपको कई बार कहा है क्लास में कि पॉलिटी में 20 प्रश्न जब पूछता है परीक्षा में, लगभग 20 प्रश्न पूछता है, 15 से 25 मान के चलिए, 20 ±5 आपको बताया था। तो कभी 15 प्रश्न आते हैं पॉलिटी से, कभी कभी 25 आते हैं, तो 15 से 25 के 20 आते हैं, 20 मान के चलिए, बीच में 20 को मान के चलिए, 20 प्रश्न यदि पॉलिटी के आते हैं तो ये पक्की बात है कि 20 के 20 आप ठीक कर सकते हो। पॉलिटी ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे 20 ठीक कर सकते हो, वो प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं आज पॉलिटी के एग्जाम्पल से और मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ साथ कोशिश करेंगे उसको भी ले। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए नहीं क्योंकि उसमें 80% 70% से ज़्यादा आप ठीक नहीं कर पाते, कितना भी पढ़ लो थोड़ा सा कुछ न कुछ ऐसा सवाल आ जाता है कि वो बाहर का होता है, तो 80% से ज़्यादा सफलता उसमें नहीं मिलती, जबकि पॉलिटी में 100% पे पहुंच सकते हैं। ये मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं काफ़ी समय तक 100% रिजल्ट लेके आता रहा पॉलिटी में, तो कभी दिक्कत नहीं आई। मॉडर्न हिस्ट्री का जो अनुभव मेरा खुद का रहा है और दूसरे भी बच्चों से हमने देखा है, इतने सालों से 25वां साल हमारा चल रहा है ये, तो इतने सालों के अनुभव में ये चीज़ देखने में आई कि पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें आदमी कभी नुकसान में नहीं रहता, अगर उसमें की गई मेहनत जो है वो पूरा फलदायक होती है। इसके एग्जाम्पल से चलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जाम्पल से चलते हैं, दोनों के एग्जाम्पल को पैरेलल में लेकर के बात करूंगा। देखिए, अगर आप इनके टेस्ट देंगे, पॉलिटी को लेकर के कोई टेस्ट होता है जो पॉलिटिक पे फोकस करता है या मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करता है। जनरली हम जो कोई भी टेस्ट लेते हैं तो 30% क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स से होते हैं, 20 से 30% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें डाल के रखते हैं। बाकी वो स्पेशल टेस्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिक का हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे एंशिएंट और प्लस मिडिवल का हो, इसी प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं। तो आप शुरू में मान लीजिए 35 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल नया बच्चा है, अभी तैयारी शुरू हुई है और उसको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि असहयोग आंदोलन क्या होता है, किताबें जो लिखी हुई है वो किसकी लिखी हुई हैं, गवर्नर जनरल कौन से थे, कब थे, क्या थे, ये सब चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी पता है तो 35 से 40 प्रश्न ठीक होते हैं। ऊपर की चीज़ें, गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये चीज़ बचपन से लोगों को पता होती ना, दांडी मार्च हुआ था, छोटी छोटी क्लासेस की चीज़ें जो है वो याद रहती है, क्योंकि गांधी तो लगभग सब जगह पढ़ाया जाता था और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। फिर थोड़ा व्यक्ति अंबेडकर के बारे में जानता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहा है स्कूल कॉलेज में, वो डिबेट में, ऐसे कंपटीशन में, इन सब में पार्टिसिपेट करता रहा है, तो कहीं न कहीं उसको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पता है, तो वो 35 से 40 क्वेश्चन तक ठीक कर लेता है। और करना चाहिए, किसी भी साधारण औसत स्तर के विद्यार्थी को जब वो कंपटीशन में आता है तो पहले टेस्ट में 35 से 40 प्रश्न ठीक करना आना चाहिए, चाहे वो, ये सबसे कच्ची अवस्था होती है। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो 25 क्वेश्चंस तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हो जाते हैं, चाहे आपने ABCD कुछ भी लगाया हो, तुक्का भी लगाया हो तो भी 100 में से 25 तो वैसे भी हो जाते हैं, तो 35 से 40 तो थोड़ा बहुत IQ लगा करके, गैस लगा करके
आपको 35 से 40 क्वेश्चंस तो ठीक करना आना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और ये होना ही चाहिए। तो 40 प्रश्नों तक तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, या कुछ विशेष लोग ही इन प्रश्नों को ठीक कर पाते होंगे। 40 तक तो कोई भी ठीक कर लेते। तो फिर विशेष बात कहाँ से तैयार होती है, विशेष बात हम कहाँ से मानते हैं, विशेष योग्यता कहाँ से मानते हैं? विशेष योग्यता की शुरुआत होती है 50 के बाद से। तब थोड़ी सी विशेष योग्यता आप में उसकी आप धारण करने लगते हैं, और 60 तक पहुँचते पहुँचते आप विशेष योग्यता के साथ साथ गहराई धारण कर चुके होते हैं। डेप्थ जिसको हम कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ जो कहते हैं, उसमें आप पहुंच चुके होते हैं। और डेप्थ में जब आप पहुंच गए होते हैं, 60 को जब आप क्रॉस कर जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी भी पक्का सिलेक्शन नहीं कह सकते, 60 के बाद भी पक्का सिलेक्शन तो आपका 65 के आसपास होगा। यानी किसी भी सब्जेक्ट में जब तक आप 65% तक नहीं पहुंच जाते, 100 प्रश्न में से 65 प्रश्न, 60 तक पहुंचे मतलब आप डेप्थ में पहुंचे, डेप्थ आपने धारण कर लिया, गहराई में चले गए। तो गहराई में जाने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा नहीं। सिलेक्शन का हिंदी में जो शब्द है उसको बोलते हैं चयन। मुझे लगता है सिलेक्शन से भी ज़्यादा भाव जो है वो चयन में निकल के आता है। आपका चयन होता है, आपका वर्ण होता है, आपका सिलेक्शन होता है। आपको वर्ण करती है, यूपीएससी वर्ण करती है। ये मसूरी का सीन जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ आप पहुँचते हैं, ये आपका वर्ण करती है। एकेडमी जो लबासना जिसको हम कहते हैं, वो आपका वर्ण करती है, आपको धारण करती है, आपका चयन होता है, आप स्थापित किए जाते हैं, आपकी स्थापना होती है, पद स्थापना होती है, इसलिए उसका नाम दिया है पद स्थापना, पोस्टिंग। हिंदी में उसको, हिंदी में शब्द जो हैं बड़े भाव लेके आते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं हम आसानी से पोस्टिंग। हिंदी में जब बोलते हैं पद स्थापना, जैसे गणपति स्थापना होती है ना, तो उस तरह से गणपति की पोस्टिंग नहीं होती, गणपति की स्थापना होती है। इस तरह से आपको स्थापित किया जाता है, पद स्थापित किया जाता है, पद पे आप स्थापित होते हैं। तो पद स्थापित होना और सब्जेक्ट की गहराई आ जाना, दोनों में अंतर है। 60 प्रश्न ठीक करने लगे तो आप गहराई में पहुंच गए, लेकिन अब अभी पद स्थापित होने लायक नहीं है, आपकी स्थापना होने लायक आप अभी नहीं बने हैं। स्थापना होने लायक तो अब आपकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला बात आएगी, यानी सब योग्य लोगों में योग्यतम जो होगा। अब योग्य तो आप हो गए हैं, योग्य होना अलग चीज है। रणभूमि में आप उतरे हैं तो आपको युद्ध लड़ना आता है, तीर चलाना आता है। तीर चलाना आना मतलब 60% प्रश्नों को ठीक, पहले 30 प्रश्न आप ठीक कर रहे हैं 100 में से, मतलब आपको तो अभी धनुष पकड़ना भी नहीं आता, धनुष को उठाना भी नहीं आता। 35-40 मतलब आपने तीर खींचना शुरू कर दिया है। 40 के आसपास पहुंचे, 45-50 तक पहुंचे, 50 तक जब आप पहुंचे तब आपने तीर मारना शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो टारगेट पे नहीं लगता, तीर टारगेट पे नहीं लगता। तो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है तीर को टारगेट पे लगाने की, लक्ष्य को भेदने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लक्ष्य को भेदते भेदते जब आपका लक्ष्य पे लगना शुरू हो जाता है तो आप 60 पे पहुंच गए, यानी कि गहराई में पहुंच गए। लेकिन एक ने 20 मारे लक्ष्य में और 20 के 20 लक्ष्य में उतार दिए, और आप 15 को लक्ष्य पे उतार पाए, टारगेट में घुसेड़ पाए। कितने? 15। 5 आपके इधर उधर हो गए टारगेट से। बोर्ड में तो जाके लगे, लेकिन रिंग्स में चले गए, टारगेट में बीचों बीच जाकर के नहीं लग पाया। मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 65 होते ही आप 20 का 20 टारगेट में उतार देते हैं। और ऐसा आप जब आप सभी सब्जेक्ट के साथ करने लगते हैं, या अधिकांश सब्जेक्ट्स के साथ करने लगते हैं, 70% सब्जेक्ट के साथ करने लगते हैं, यानी 10 तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। साइंस टेक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, ऐसी 10 चीज़ें आपको पढ़नी है लगभग, करंट अफेयर्स और सब। उन 10 चीज़ों में से यदि आप 6 या 7 में
ये स्थिति ले आते हैं टारगेट वाली 65% वाली, तो आप टॉप 100 में पहुंच जाते हैं और आप IAS हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस है। अब ये प्रैक्टिस खास करके आज का जो लेक्चर है नए विद्यार्थियों को बहुत ताकत देगा, उनको बहुत संबल देगा, उनको बहुत विश्वास मिलेगा और उनको लगेगा कि हम कैसे इस तक पहुंच सकते हैं। तो मैं 2 सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के साथ में आपको बात बताना चाहता हूँ। ये जो टारगेट अचीव करने वाली बात है, लक्ष्य में तीर मारने वाली बात है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। इसमें कोई बुद्धिमान, टैलेंटेड, या मैंने आपको बताया कि ये प्रैक्टिस किसी ने बहुत पहले कर ली है तो व्यक्ति तो वही एग्ज़ाम देने वाला। किसी व्यक्ति के सिर पे नहीं लिखा होता कि इसने 10 साल पहले से तैयारी शुरू की है, इसने 5 साल पहले तैयारी शुरू की है, इसने केवल 2 साल ही तैयारी की है। वो तो आपका जीवन है, आपने जीवन को कैसे जिया है, बचपन को कैसे बिता दिया है आपने, अपने स्कूल लाइफ को कैसे बिता दिया है। कई लोग स्कूल लाइफ को बिल्कुल ही खेल खेल में बिता देते हैं, गंभीरता के साथ नहीं चलते। कई लोग कॉलेज लाइफ को भी पूरा खेल खेल में बिता देते हैं, आवारागर्दी में बिता देते हैं, पार्टियों में और घूमने फिरने में और आवारागर्दी में बिता देते हैं कॉलेज लाइफ भी पूरी। कई लोग स्कूल से ही बहुत सिंसियर हो जाते हैं, छोटी क्लास से सिंसियर हो जाते हैं, 9-10 से सिंसियर हो जाते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं और अपना समय लगा देते हैं। तो आपकी जो पिछली ज़िंदगी है वो कैसे बीती है उस पर मायने रखता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा किस तरह से जिया है। कई लोग पूछते हैं ना हमसे कि सर हम कब बन जाएंगे, कितने दिनों में बन जाएंगे, क्या हम 6 महीने की तैयारी पर्याप्त है, क्या 2 साल की पर्याप्त है, क्या 3 साल की पर्याप्त है। ये इस पर डिपेंड करता है कि अभी तक की आपकी ज़िंदगी कैसे बीती है, अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बिताया है। उस पर निर्भर करता है कि अब आपको 3 साल लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जो आते हैं और 6 महीने में तैयारी करते हैं और टॉप 10 में पहुंच जाते हैं। UPSC का जब रिज़ल्ट आता है तो वो टॉप 10 में होते हैं, जबकि उन्होंने 6 महीने तैयारी की है। 6 महीने तैयारी की तो क्या उनकी मात्र 6 महीने की तैयारी नहीं, उसके पीछे उनका एक बैकग्राउंड है, लंबा बैकग्राउंड, जिसमें उनकी तैयारी करते करते उनको बहुत समय हो गया, 10 साल का समय हो गया, शायद हो सकता है 6 साल का समय हुआ हो। उन्होंने बहुत पहले सिलेबस देख लिया है, बहुत पहले उन्होंने किताबें जुटा ली है, बहुत पहले उन्होंने उसकी तैयारी का। कई लोगों को ये बता करके तैयारी नहीं कराई जाती कि तुमको सिविल सर्विसेज की करा रहे, लेकिन तैयारी का पैटर्न वही रखा होता है। इस वजह से उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम आश्चर्य करते हैं, वो खुद भी आश्चर्य करता है कि इतनी सरल परीक्षा है, वो बता नहीं पाता। मैंने बताया ना, वो कई बार नहीं बता पाता, खुद नहीं बता पाता वो कि उसकी तैयारी कैसे हुई या तैयारी कैसे करना चाहिए। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमने देखे हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सब्जेक्ट भी, खास करके IITian जो होते हैं वो सब्जेक्ट भी अपना ले लेते हैं ऑप्शनल वाला, तो उनके बहुत सामान्य नंबर होते हैं। GS में ज़्यादा नंबर नहीं होते। वो पहले तो जब 2 ऑप्शनल होते थे तब ऐसे बच्चे बहुत थे जो 21 साल में 22 साल में निकाल लेते थे अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट होते थे उनके इंजीनियरिंग साइड के ही, और वो उसको बहुत अच्छा करते थे। मेडिकल से भी कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो एम्स से निकलते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता तैयारी के बारे में, ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करते। साइकोलॉजी मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी जूलॉजी या जोलॉजी मेडिकल साइंस, इस टाइप के कॉम्बिनेशन लेकर के 1 या 2 अटैम्प्ट, 1 अटैम्प्ट में ही निकाल ले जाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टॉप कर जाते हैं। इंडिया टॉप भी किया है, ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में ही 400 नंबर होते थे उनके, 600 में से 400 नंबर तो मेडिकल साइंस में ले आते थे। फिर दूसरा जोलॉजी होता था, उसमें भी 385 या 400 तक वो भी उसमें भी ले चले जाते थे। तो हमारे साथ तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ले गए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा शानदार है, ऑप्शनल के बल पे निकाल ले गए थे। अब थोड़ा सा GS का वेटेज ज़्यादा है, आप जानते हो GS का वेटेज डबल है। पहले ऑप्शनल जो है वो 1200 का होता था और GS 600 का होता था, 600 का। अब GS तो 1000 हो गया है और ऑप्शनल वो 500 रह गया, तो वेटेज अब ऑप्शनल का आधा रह गया। पहले GS से दुगना था, उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया।
जहाँ जीएस था वहाँ ऑप्शनल आ गया, ऑप्शनल था जहाँ जीएस हो गया, उल्टा हो गया, चेंज हो गया। तो अब जीएस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। इसलिए अब उस तरह के जो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से बहुत अच्छा है, उन लोगों का सफल होना, एकदम से सफल होना, अब जिसने स्पेशल यूपीएससी को फोकस करके 3 या 4-5 साल तैयारी करना पहले से शुरू नहीं किया, उसका एकदम निकलना बहुत मुश्किल हो गया। 6 महीने में निकलना तो मुश्किल ही है। ऐसे लोग जो है वो 6 महीने में एकदम से आंसर रिजल्ट नहीं निकाल सकते। या तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी तैयारी, उसकी कोचिंग बहुत पहले शुरू हो गई हो, बहुत छोटी क्लास में, 11th क्लास में कम से कम, है ना। कुछ लोग तो 9 से कर देते हैं, लेकिन 11th क्लास में तो कम से कम तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे ही लोग फिर 21-22 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में निकालने लायक बनते हैं। जो लोग फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करते हैं वो भी निकाल सकते हैं, बशर्ते वो सिंसियर हो, गंभीरता धारण करें उसके बारे में। गंभीरता बड़ी मुश्किल से आती है। 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव रखना पड़ता है। 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहना पड़ता है। इससे कई लोगों की भ्रांति का आप पागल हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, सिर दर्द करने लगेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आप बल्कि हल्का महसूस करते हैं, आप ताकतवर महसूस करते हैं, दूसरों से अलग महसूस करते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ होता है। पर कुछ हर्डल्स हैं। इकोनॉमिक जो आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, कई बार वो दिक्कत पैदा करती है। कोई बीमारी है आपके शरीर में तो वो दिक्कत पैदा करती है। परिवार के कोई सदस्य अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ दिक्कत पैदा करती है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर वातावरण नहीं है पढ़ने का, और बिजली नहीं आती, या और कोई दूसरे प्रकार की समस्या है। जिस कमरे में आप बैठ कर के पढ़ते हैं वहाँ पानी टपकता है, या रात को मच्छर बहुत काटते हैं, या आसपास, मैंने एक बताया था ना, एक बच्चा जो है वो नाले के आसपास रहता था, तो नाले की बदबू उसके कमरे में आती थी, पर वो पढ़ता था और वहाँ से आईएएस बना। तो नाले की बदबू भी रोक नहीं पाती, कई बार रोशनी भी रोक नहीं पाते, मच्छर काटते हैं तो वो भी नहीं रोक पाते। संकल्प शक्ति के बल पे तो ये सब चीज़ें हो सकती, लेकिन सामान्यतः कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जो रोकती हैं, परेशान करती हैं। आप भाग्यशाली हैं यदि आप साफ सुथरे कमरे में रहते हैं, बिजली 24 घंटे आती है, घर पे आपको कोई परेशान नहीं करता, आर्थिक स्थिति की कोई समस्या नहीं है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आप भाग्यशाली हैं, आपको बनना चाहिए। फिर अगर आप नहीं बनते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन है। इसमें अपने आप को योग्य लोगों में योग्यतम बनना है आपको। फिट जो लोग हैं उनमें फिटेस्ट होना है आपको, तो आप सरवाइव करेंगे। तो उसके लिए फिर एकमात्र चीज़ होती है अभ्यास, प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस के बल पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद सीधा सीधा एक ही मात्र कारण होता है कि आपने ठीक से प्रयत्न नहीं किया, आपने ठीक से प्रयास नहीं किया। तो वो जो आपको कोटेशन बार बार बताते हैं ना कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास ठीक से नहीं किया गया, पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। यत्न जो है पूरी तरह से सफल तभी नहीं हो पाया क्योंकि आपने प्रयास ठीक से नहीं किया, आपका एफर्ट ठीक नहीं था, आप एफर्टलेस थे, आपने संकल्प को, टारगेट को उस तरह से लिया नहीं जिस तरह से लेना चाहिए था। बस यही एकमात्र कारण होता है, और कोई कारण नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या रोल है? हमारी भूमिका ये होती है कि हम आपको उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। किस रूप में करते हैं? गाइडेंस के रूप में करते हैं, मार्गदर्शन के रूप में करते हैं। हम बताते हैं कि किस समय में क्या पढ़ना चाहिए, किस समय में कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कितने टेस्ट देना चाहिए, कब तक देना चाहिए, और कब आपको प्रीलिम्स से
तैयारी छोड़ करके मेंस में जुड़ जाना चाहिए और किस समय में मेंस को कम करके प्रीलिम्स को तय करना चाहिए, या प्रीलिम्स मेंस का बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, प्रैक्टिस किस चीज़ की कब करना चाहिए, कितनी करना चाहिए, ये हम बताते हैं। इससे क्या होता है कि आप ट्रायल एंड एरर करके आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको 4 साल लग जाएं, हमारे गाइडेंस में आपको 2 ही साल लगेंगे, 1 ही साल में भी कर सकते हैं, केवल 1 साल में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ग्रेस्प कितना करते हैं, हम जो बताते हैं उसमें से कितना आप समझ पाते हैं। और समझ तो ठीक है, समझ पाते हैं वो तो अच्छी बात है, आप उसको एक्शन में कितना लेके आ पाते हैं, अपने कर्म में कितना उसको प्रवृत्त कर लेते हैं, उस पर निर्भर करेगा। आप उस पर काम करने लग गए, जो हमने बताया उस पर यदि आप काम करने लग गए तो फिर बात बन जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता फिर। तो मैं जो 2 एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, तो जब हम आपके टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि यदि आप 35-40 पर हैं, इसका मतलब अभी आपने, पॉलिटी की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, पॉलिटी की एक बहुत सरल सी किताब है सुभाष कश्यप की, हमारा संविधान के नाम से, आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से शायद। तो हमारा संविधान नाम से जो किताब है सुभाष कश्यप की, उसको आप पढ़ोगे तो पॉलिटी की एक सामान्य समझ देता है आपको, बिल्कुल सामान्य समझ देता है, जिससे आप पॉलिटी को सामान्य भाषा में समझ सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। जब आप डी बसु पढ़ोगे, जयन पांडे पढ़ोगे, एक जय नारायण पांडे की किताब आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब हम तैयारी शुरू करते थे तब उन दिनों में तो हमको नहीं मिले, लेकिन जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्रीलिम्स निकाल लेते थे और एक आध मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए शुरू में, तो फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि जयन पांडे पढ़िए। जयन पांडे बहुत अच्छी मोटी किताब है और हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को, हर आर्टिकल को उन्होंने केसेस के माध्यम से समझाया। जब हमने तैयारी शुरू की थी 95 के आसपास की बात बता रहे हैं कि 95 के 1995 के आसपास का जो माहौल था, उस समय में ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह नहीं थी भारत में और ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था मार्केट में, और इस तरह की दुकानें जो अभी जितनी दिखती है उतनी दुकानें उस समय में नहीं थी। तो तब हमने जयनारायण पांडे और उनको पढ़ कर के डिसाइड किया कि यहाँ से केसेस उठाना चाहिए, और इनको, ये ट्रेंड उस समय में था नहीं कि किसी आर्टिकल 19 को आप लिख रहे हो तो साथ में केसेस लिख रहे हो, वाद लिख रहे हो कि ये सार्वभौमिक केस है, ये उन्नी कृष्णन केस है, जैसे एजुकेशन के मामले में बात करते हैं, आर्टिकल 21 के मामले में बात करते हैं। तो जो केसेस आप सुप्रीम कोर्ट के बताते हो ना, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पहले के पूर्व निर्णय हैं, उनका हवाला देते हुए अपने आंसर को लिखना, ये ट्रेंड उन दिनों में हमने शुरू किया। उस समय में जो बड़ी कोचिंग्स थी, जो 4-5 थी, वो अपने स्टूडेंट्स को, जिन्होंने ये प्रयोग किया, हमने कई को सजेस्ट किया, तो उन्होंने अपने यहाँ जो टेस्ट होते थे उनके यहाँ उन्होंने ऐसा लिखा, तो उनके टीचर ने ये सब काट दिया कि ये क्या कर रहे हो। जबकि आज सारी कोचिंग जो है उसी ट्रेंड को अपनाए हुए, ये शुरुआत की थी हमने उस समय, और बल्कि उनको सजा देते थे वो लोग कि ये क्यों कर रहे हो, इस तरह से क्यों लिख रहे हो। इसलिए मैं अपने पॉलिटी के नोट्स के बारे में आपको बार बार बोलता हूँ कि पॉलिटी का नोट्स जो हमने उन दिनों में बनाया, वो आज भी हम उतने इम्प्रेस हैं, अपने ही नोट्स से इम्प्रेस हैं कि वो इतना अच्छा बना है कि वो बहुत काम करता है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं उससे। क्योंकि आपकी नॉलेज की गहराई जो है, अब मैं इसी एग्जांपल से ले लेता हूं कि जब आप आर्टिकल 19 के बारे में या आर्टिकल 21 के बारे में कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो चूंकि आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे एक साथ, आप सबसे पहले मेंस की तैयारी अगर नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेंस में आप 14, 15, 19, 21 इन सब का आपस में अंतर संबंध बताते हैं, इंटर रिलेशन बताते हैं। क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, कभी कभी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं, कई बार वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद दिलाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको एक साथ
सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं सर मैंने मौलिक अधिकार कर लिए हैं, तो आप पूछ लीजिए। वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि मैं ये प्रश्न पूछूं कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आता है, तो तुरंत बताएगा ये भाग 3 है सर, और वो खुश हो जाएगा। पर मैं खुश नहीं हो सकता। आपको ये पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, इसका मतलब आप अभी संविधान की पहली कक्षा में हो, संविधान की पहली कक्षा में हो, आपको कॉलेज में पहुंचना है। दूसरी कक्षा में ये आए कि संविधान में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, वो दूसरी कक्षा होगी। तीसरी कक्षा हुई कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा हुआ, तो ये तीसरी कक्षा हुई। आप आर्टिकल 32 बता देंगे, उसको संविधान की आत्मा कहा था अम्बेडकर ने। चौथी कक्षा ये हुई कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनमें कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को ही हासिल है, विदेशियों को हासिल नहीं है, विदेशी लोगों को नहीं है। तो फिर ये 5वीं कक्षा हो जाएगी। और फिर कौन से ऐसे हैं जो विदेशियों को भी हासिल है और भारतीयों को भी हासिल है, तो ये फिर 5वीं 6ठी कक्षा, ऐसे आपकी कक्षा बढ़ती जाएगी। और आप 11th 12th क्लास में तब तक आएंगे जब संविधान के, जब आप उनका अंतर संबंध बताने लग जाएंगे कि 19 का 21 से क्या संबंध है, और 19 का 15 से क्या संबंध है, 14 से क्या संबंध है, 16 से क्या संबंध है। तो आप 14-15 का संबंध जब 19 और 21 वाले से बताने लग जाते हो ना ऐसे, तो फिर आप एक तरह से संविधान की 11वीं 12वीं कक्षा में आते हो। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पहले से दिए गए हैं वो फर्स्ट ईयर की कक्षा हुई। और कॉलेज का सेकंड ईयर 3rd ईयर को अगर हमको ग्रेजुएशन माने, जनरली जो बीए में होता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड ईयर में तब आए जब आप आज के कानून को बताने लग जाते हो कि इस साल के कानून कौन से थे, करंट अफेयर्स से उसको जोड़ने लग जाते हो। और मैं उसका ग्रेजुएशन तब मानूंगा जब वो दुनिया भर के कानूनों से तुलना करना सीख जाता है कि अमेरिका में ये स्थिति है, भारत में कुछ सालों पहले ये स्थिति थी, और इस साल इस कानून की स्थिति फिर बदल गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है और इसी साल संसद ने ये कानून पास किया है। यह बिल लंबित है राज्यसभा में या लोकसभा में। मुझे लगता है आपको स्थिति समझ में आई होगी। आपका पॉलिटी कब कंप्लीट होगा? पॉलिटी किताब से पढ़ोगे तो आप प्राइमरी स्कूल में हो, फिर जो मैगजीन और दूसरी मटेरियल से जब आप पॉलिटी देखने लग जाओगे तब आप उसका थोड़ा सा सेकेंडरी एजुकेशन में आओगे। और जब आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के जो कंटेंट हैं, एडिटोरियल्स हैं, उनके साथ जब आप उसकी तुलना करने लग जाओगे तब आप कॉलेज में आओगे, तब आपका ग्रेजुएशन होगा। और वो पीजी और पीएचडी तो फिर संविधान विशेषज्ञ हो जाओगे, इसलिए हम उसमें नहीं ले जाए। हम चाहते हैं कि केवल आप ग्रेजुएशन तक ही रहो। और ऐसे में आप 20 में से 20 प्रश्न ठीक कर सकते हो। तो आप अगर पहले साल तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सुभाष कश्यप वाला वो जो संविधान वाला किताब है वो पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में भी कुछ गलतियां हैं लेकिन फिर भी वो भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको कुछ जानकारियां होंगी। संविधान के बाद ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। एक शब्द आता है ना पॉलिटी, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था थोड़ी सी आपको और वास्ट हो जाती है, केवल संविधान की बात नहीं करती राजव्यवस्था। संविधान के बाद भी जो आप बोलते हो कि ये क्वेश्चनार है, ये अल्प सूचना प्रश्न है, ये स्टार्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये तारांकित प्रश्न है, ये अतारांकित प्रश्न है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का अधिकारों का पृथक्करण और अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदात्मक व्यवस्था, आरक्षण का मुद्दा, और ये जो तमाम जो संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो संविधान में जिनका जिक्र आता है, उन मुद्दों पे जब आप विशेषज्ञता रखने लगते हो तो वो पॉलिटी हो जाता है, फिर वो पॉलिटी का हिस्सा बनता है। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में हम जब बोलते हैं तब उसमें पंचायती राज भी पढ़ते हैं, दलीय व्यवस्था भी पढ़ते हैं, उसमें हम पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ते हैं, लोक नीति भी पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी तो वो लोक नीति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ है ना, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब
योजना आयोग, नीति आयोग से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो ये संविधान में जब कभी भी आप इस तरह के जिक्र देखते हैं, वित्त आयोग से संबंधित बात देखते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, या अभी जो नया मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, सहकार मंत्रालय, इसकी जब आप बात करते हो तो आपका पॉलिटी होता है, वो अनुच्छेद से बाहर आ जाता है। तो मैं जो उदाहरण दे रहा था आपको कि 14, 15, 19 और 21 का अंतर संबंध, तब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी ध्यान रखने हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है इसके बारे में वो भी ध्यान रखना है। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन दिया था, तो जो मैं आपको 21 का पट्टा स्वामी केस बार बार बताते रहता हूँ, राइट टू प्रिवेसी वाला, ये राइट टू प्रिवेसी वाला, फिर ये कल जो आया था पेगासस वाला, सॉफ्टवेयर वाला, कि पेगासस के माध्यम से जो है वो फ़ोन टेपिंग किए जा रहे हैं। तो राइट टू प्रिवेसी, पट्टा स्वामी केस, पेगासस और ये सब चीज़ें जुड़ेंगी, इनका कंटेंट आपस में जुड़ेगा। और जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, जो कॉलमनिस्ट होते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो अच्छे अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, अच्छी अच्छी मैगज़ीन जो अपना कंटेंट बनाती है इसके ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, या वैसे भी पब्लिक के लिए बनाती, बुद्धिजीवियों के लिए बनाती, इंटेलेक्चुअल्स के लिए बनाती है, वो कंटेंट आपको जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, तब जाकर आप उस गहराई में पहुंचेंगे जहां आप 65% रिजल्ट लेके आते हैं, 20 में से 20 ठीक करने लायक बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो पॉलिटी में तो मैं बता रहा हूँ 100% तक पहुँच सकते हैं। पॉलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको एनसर्कल किया जा सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास घूमता है, तो आर्टिकल उसको बांध के रखते हैं। आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, जैसे गाय कहीं पे भी घास चरने के लिए जाती है तो शाम को अपने खूंटे पे आ जाती है, जहाँ वो बांध के रखी जाती है, खूंटा बोलते हैं उसको, जहाँ गाय को बांधा जाता है, तो अपने घर आ जाती है, अपने ठिकाने पे आ जाती है जहाँ वो उसका खूंटा गड़ा होता है, जिससे फिर उसको मालिक बांध देता है, उसको छोड़ देता है, वो दिन भर गाय घास चरती रहती है। संविधान की तैयारी इसी तरह से होती है। पॉलिटी की तैयारी में क्या है कि आप घूमते फिरते, चाहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में चले जाओ, चाहे आप पार्लियामेंट में चले जाओ जहाँ विधेयक रखे हुए हैं, आप राज्यसभा में घूम रहे हो, आप लोकसभा में घूम रहे हो, उसकी बहस देख रहे हो, कभी टीवी पे आप डिबेट देख रहे हो, संविधान विशेषज्ञों को सुन रहे हो, कभी आप मैगज़ीन पढ़ रहे हो, मंथली मैगज़ीन में आप एनालिसिस पढ़ रहे हो पूरे महीने भर का संविधान पॉलिटी से जुड़ी हुई हलचलों का, फिर 10 साल पुराने निर्णय के साथ उसकी तुलना कर रहे हो, वो भी कोई न कोई आर्टिकल आपको बता देगा। ये सब प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। तो शुरुआत मैंने बताई कि जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं वो सुभाष कश्यप से शुरू कर सकते हैं, बाद में वो जयंत पांडे तक पहुँचेंगे। अब 20 में से 20 ठीक करना हो तो यही तरीका हो सकता है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते हैं तो कई लोग सीधी लक्ष्मीकांत की किताब लाते हैं, उसमें से थोड़ा सा पढ़ते हैं, आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता है, वो पता नहीं क्या, मतलब वो 10-12 ठीक कर पाते हैं, वो 20 में से दया के पात्र बने रहते हैं। सब लोगों को लगता है बहुत तैयारी कर रहे हैं, IAS बनेंगे, लेकिन बनते नहीं वो कभी IAS। हमारे नोट्स पढ़ लेंगे तो हमने उसमें जयंत पांडे भी डाल दिया है, लक्ष्मीकांत भी हो गया है, उसमें सुभाष कश्यप भी आ गया है, और अभी तक के करंट अफेयर्स को भी जोड़ दिया है, और तमाम जो वेबसाइट, जो एक वो PSG वाली जो आप देखते हो इंडिया वाली, वो उसका भी डाल दिया है। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं वो कानूनों को और उनकी व्याख्या करके और अलग से मटेरियल बना के देती है। बस आपको फिर टीवी डिबेट देखना है या हमारे रेगुलर जो लेक्चर हैं इस टाइप के वो सुनना है, बस हो गया काम। लेकिन क्या है कि ये जो अभ्यास का जो क्रम है, ये जो इसका जो यात्रा है अभ्यास की, ये बड़ी लंबी है। कई लोगों को सुभाष कश्यप में जो सामान्य किताब हम बता रहे हैं उसी में 3 महीने लग जाते हैं, कई लोगों को 5 दिन का काम लगता है, 5 दिन में इसको पढ़ा हमने। वहाँ पे भी 3-4 तरह की किताबें हैं जो हमने बताई आपको, उस प्रारंभिक तौर पे भी 4-5 तरह की किताबें, लेकिन वो सबसे पहले आपको जो मैं अभी हमारा संविधान बता रहा हूँ वही समझ में आएगा, सबसे पहले वही समझ में आएगा, क्योंकि वो जो मैं दूसरी किताबें आपको बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आएंगी। इस बीच में यदि आपके कोई पूर्वाग्रह हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, जाति वाले पूर्वाग्रह हैं, क्योंकि संविधान पढ़ते समय बहुत सारे पूर्वाग्रह टूटते हैं जो आपको परिवार में सिखाए गए हैं।
आपके परिवार वालों ने यदि आपको गलत संस्कार दे रखे हैं, जातिवाद सिखा रखा है, छुआछूत सिखा रखी है, भेदभाव करना सिखा रखा है, नफरत करना सिखा रखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रभाव में यदि आप हैं, तो फिर आपको टाइम और लग जाता है। फिर 6 महीना साल भर आपका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो कचरा साफ करना पड़ता है, गंदगी साफ करनी पड़ती है, फिर स्थापना होती है ना, पद स्थापना, गणपति स्थापना, ऐसे तो करते नहीं है। भगवान की स्थापना करने से पहले वहाँ गंदगी तो साफ करते हैं ना, गंदगी साफ करते हैं, साफ वाला पटिया बिछाते हैं, फिर अच्छा सा कपड़ा बिछाया जाता है, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जो भी भगवान के अनुसार जो कपड़ा होता है, अलग अलग भगवान का अलग अलग कपड़ा होता है, और फिर स्थापना की जाती है। तो आपकी स्थापना से पहले जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कचरा, आपके घर के कुसंस्कार, घर पे यदि संस्कार गलत दिए हैं, नफरत करना सिखाया गया है, इंसान से नफरत करना सिखाया गया है, पर्यावरण में कोई जानवर है उससे नफरत करना सिखाया गया है, पेड़ से नफरत करना सिखाया गया है, ये पेड़ खराब होता है, ये जानवर खराब होता है, ये मनुष्य खराब होते हैं, इस जाति के लोग खराब होते हैं, इस धर्म के लोग खराब होते हैं, महिलाएं खराब होती हैं। अगर इस टाइप से सिखाया गया है तो वो जाड़ जंखार गंदगी दूर करना पड़ती है, तब जाकर के पॉलिटी में स्वच्छता आती है। पॉलिटी पढ़ते समय सबसे बड़ी झाड़ू लगती है, सबसे बड़ा सफाई अभियान है पॉलिटी की तैयारी एक तरह का मानसिक सफाई अभियान भी है, जिसमें दिमाग की सफाई होती है और बराबरी सिखाई जाती है। चूंकि पॉलिटी के जो सबसे बड़े लक्ष्य हैं और पॉलिटी में जो सबसे बड़े सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत सारे के सारे खुले प्रकार की सभ्यताओं से लिए गए हैं। अमेरिका जिसका एग्जाम्पल है, खुली विचारधाराओं से लिए गए, और खुली विचारधाराओं में खुले में सांस लेने वाली विचारधारा, जो स्वतंत्र विचारधारा है, और वो जो समाज है उनको प्रगतिशील समाज कहा जाता है, वहां से विचार उठाए गए हैं। और भारत की अधिकांश जो समझ है वो स्टीरियोटाइप्ड है, रूढ़िवादी समाज है भारत का, बंद समाज है, क्लोज्ड सिस्टम, और उसमें अपना एक अहंकार भी है कि हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ समाज हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मानवीयता के आधार पर, मानवीय गुणों के आधार पर, इंसानियत के आधार पर ये एक बंद और पिछड़ा हुआ समाज है, जिसमें घोर छुआछूत है, घोर भेदभाव है, घोर जातिवाद है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। पर्यावरण के प्रति प्रेम और पूजा का भाव तो है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का भाव नहीं है। हम पेड़ की पूजा कर लेंगे, जानवरों की पूजा कर लेंगे, लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि संरक्षण करते समय में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके संरक्षण की आवश्यकता है, उसको प्रश्रय देने की आवश्यकता है, उसकी हत्या करने की जरूरत नहीं है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। तो पेड़ भी हम सबसे ज्यादा काटते हैं, पर्यावरण का विनाश भी हम बहुत अच्छे से करते हैं, कई बार अज्ञानता में करते हैं, कई बार जानबूझ के करते हैं, कई बार मजबूरीवश करते हैं और कई बार कैपिटलिज्म के प्रभाव में करते हैं। तो ये सब तरह के आर्टिकल आप लोग पढ़ते हो, दिमाग खुलता है और धीरे 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 आपका निर्माण होता है। कई तरह की काई छट जाती है, गंदगी हटती है, तब जाकर के सफलता की राह जो है वो आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और एक एग्जाम्पल ही लिया हमने पॉलिटी का, और उसी से समझने की कोशिश की कि उसकी गहराई आती कैसे है। एकदम से नहीं आती, केवल आर्टिकल की समझ से नहीं आती। तो जब आप ये सब आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे, मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा की जो विधेयक की स्थिति है वो भी देख रहे होंगे कि विधेयक बिल जो है वो एक्ट में बदल गया कि नहीं, अधिनियम बन गया कि नहीं। तो विधेयक जो है यदि अधिनियम नियम बन गया तो वो भी आपको पता है, फिर उसमें कोई संशोधन हुए हैं तो वो भी पता है, फिर आपको संविधान संशोधन भी पता है, इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करना पड़ा तो संविधान संशोधन भी हुआ, क्योंकि कई बार जो बिल आते हैं उसमें फिर विरोधाभास हो जाता है। बिल जो आते हैं, बिल के आने से संविधान में अनुच्छेद जो लिखे हुए हैं, संविधान में जो भाषा है उस भाषा के साथ उस बिल की भाषा मैच नहीं करती, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
तो संविधान संशोधन भी आपको याद है, अनुसूचियाँ भी याद है, संविधान में जो नए खंड जोड़े गए हैं उनके नाम भी याद हैं, वर्तमान जो बिल है उसका जो पूरा एजेंडा है वो भी आपको पता है, फिर उसके बिल के प्रभाव भी पता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी पता है, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और नेशनल राष्ट्रीय विश्लेषक जो हमारे संविधान विशेषज्ञ जो टीवी पे आकर डिबेट कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपको पता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको एक साथ पता होती है, एक साथ जब आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो पूरा पिक्चर बनता है। वो अंधे का हाथी नहीं होता कि अंधे जो थे वो उन्होंने किसी ने पूंछ पकड़ लिया तो उन्होंने कहा ये पूंछ है ये हाथी है, किसी ने पाँव पकड़ लिया हाथी का तो उसने कहा बोले ये जो ऐसे गोल गोल एक पाँव होता है बड़ा सा, बोले वो हाथी होता है। किसी ने सूंड पकड़ लिया आगे का प्रोबोसिस तो उसने कहा बोले यही हाथी होता है, एक सूंड होता है उसको हाथी कहते हैं। पूरा हाथी किसको देखता है? जिसकी आँख होती है, जो दूर खड़ा होता है और पूरे हाथी को देख रहा होता है तो उसको दिख रहा होता है कि एक सूंड भी है, उसमें एक पैर भी है, उसकी एक बहुत बड़ी पीठ होती है, लंबे लंबे कान होते हैं, पूंछ होती है। पूरा हाथी जब चलता है तो भारी भरकम हाथी, ह्यूज बॉडी, जब वो ज़मीन पे चल रही होती है तो लगता है हाथी चल रहा है। तो हाथी को वो चलता हुआ भी देखता है, खाता हुआ भी देखता है, सूंड को ऊंचा उठाते हुए भी देखता है, पानी में जाता है तो हाथी नहा रहा है ये भी देख रहा है। अब अंधा आदमी जो है, बहुत सारे अंधे आदमी अगर हाथी का परीक्षण कर रहे हैं तो अलग अलग विश्लेषण करेंगे। जिन्होंने अगर हाथी नहीं देखा है तो इसलिए उसको कहावत बन गया है अंधे का हाथी। अंधे का हाथी मतलब उसको एक हिस्सा पता है। तो आपको अंधे का हाथी नहीं बनना है तैयारी में। पॉलिटी की समझ के लिए मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी आपका परफेक्ट कब होगा, सबसे अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे, जब हम 65% से ऊपर पहुंचेंगे और जब हम इन सारे हिस्सों को, जो हमारा मोज़ेक विज़न है उसको कंप्लीट विज़न बनाना पड़ेगा। मोज़ेक विज़न को एब्सोल्यूट विज़न बनाना पड़ेगा, क्लियर विज़न बनाना पड़ेगा, पूरा एक कॉकरोच की तरह। कॉकरोच में होता है ये मोज़ेक विज़न, ओमिटिडिया है ना, उनके ओमिटिडिया जो होते हैं वो विज़न जो है हमारी आँखों से डिफरेंट दिखते हैं। तो कलर विज़न भी होता है। मनुष्य का विज़न इसलिए स्टीरियोस्कोपिक विज़न माना गया है, 3D विज़न माना गया है, बल्कि 3D से भी ज़्यादा। हम तो 7D 8D तमाम D जानते हैं ना, और हमको तो कलर डिफ्रेंशिएशन भी पता है। तो हम हाइट भी पता, आँखों से देख करके किसी की हाइट भी पता कर सकते हैं, डेप्थ भी पता कर सकते हैं, कलर भी बता सकते हैं, गंध भी बता सकते हैं, टेस्ट भी बता सकते हैं। तो न जाने कितना D है, न जाने कितना डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल व्यू, स्टीरियोस्कोपिक व्यू हम दोनों आँखों से देखते हैं और दोनों आँखों से हमको एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है। तो इसलिए तो हम मनुष्य हैं। तो पॉलिटी को मनुष्य की तरह देखना, किसी अपनी तैयारी को मनुष्य की तरह देखना, हमारी आंखों से देखना, मनुष्य की आंखों से देखना, मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखना, जब हम ये करते हैं तो फिर हमारी सफलता बहुत नज़दीक होती है और तब हमको खुशबू भी आती है सफलता की। तो मुझे लगता है नए बच्चों के लिए अब बहुत ज़्यादा कुछ प्रश्न बचे नहीं होंगे और उनकी समस्या सॉल्व हुई होगी। क्यों भाई? ज़रा हाँ भर दीजिए। इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्या फ़ायदा हुआ? चलिए, तो अब हम आगे का करंट अफेयर्स का काम शुरू करते हैं आज का।